कितना एंगल है? एक को पूछेंगे तब बोलोगे, ऐसा नहीं है। दो फील्ड हैं, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। और वन फील्ड है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 1.2 × 10⁻² टेस्ला। If the dipole comes in stable equilibrium at an angle of 15 degree with this field, what is the magnitude of the other field? दो फील्ड हैं, एक नोन है 1.2 × 10⁻² टेस्ला, नोन है, मान लो ये B1 है, एक होगा B2। अब बोल रहा है रिजल्टेंट जो है हमारा, रिजल्टेंट यानी डाइपोल मोमेंट किधर अलाइन होगा? मैग्नेटिक डाइपोल किधर अलाइन होगा? जिधर नेट फील्ड होगा। दो दो फील्ड हैं तो किधर अलाइन होगा? ना इसके तरफ होगा ना उसके तरफ होगा, किसके तरफ होगा? नेट की तरफ होगा। तो B1 है मान लो, एक B2 है, और इन दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट होगा, तो बताइए दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है? ये है रिजल्टेंट यानी कि B नेट, दो दो फील्ड है। B नेट है तो डाइपोल मोमेंट जो होगा वो इस हिसाब से अलाइन होगा, ऐसे हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट होगा तो वो इस तरह से चलेगा, भाई नॉर्थ इधर है साउथ इधर है, ऐसे अलाइन हो जाएगा। ये कह रहा है 15 डिग्री है, एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द नोन वैल्यू ऑफ फील्ड। ये दिया है ना, नोन वैल्यू ऑफ फील्ड तो यही है, मान लो B1 हमारा, इससे 15 डिग्री पे है, तो दूसरा क्या हो? दूसरा निकालना है, निकालो दूसरा। B2 क्या होगा? ये वेक्टर का क्वेश्चन हो गया समझो। रिजल्टेंट है, दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री, निकालो। दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री है, इस हिसाब से कैलकुलेट करने हैं। टाइम तो कैसे आ जाओ, जल्दी कैलकुलेट करो भाई, वेक्टर का क्वेश्चन है। रिजल्टेंट का डायरेक्शन दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन फील्ड गिवन है, दूसरा फील्ड निकालना है, निकालो जल्दी से। कैसे टाइम करेंगे? वहां मत बैठो, वहां छोड़ो, इधर इधर बैठो, इधर बैठो। ज्योमेट्री थोड़ा अप्लाई करो, वेक्टर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। देखो एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये भी 60 डिग्री है, ये 15 डिग्री है। चाहो तो भाई रिजल्टेंट का जो एंगल होता है याद होगा वेक्टर एडिशन में, ये है B2, एक था B1 एक था B2। तो चुपके से जाकर बैठ जाएगा क्या? B2 है, ये वाला क्या होगा? B2 sin 60 और ये है B2 cos 60। तो tan अल्फा जो होता है ये रिजल्टेंट का एंगल किसी एक वेक्टर से, tan अल्फा होता है B2 sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाई B1 प्लस B2 cos 60 डिग्री, ये होता है। तो ये 15 डिग्री है, यानी कि tan 15 डिग्री है तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री है। सॉल्व करना हो तो इससे भी कर सकते हैं, B2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। B1 का वैल्यू दिया हुआ है B2 cos 60 डिग्री। चाहे तो आप इससे आगे बढ़ सकते हो, या तो फिर थोड़ा ज्योमेट्री अप्लाई करके, ये वेक्टर B1 है
ये वेक्टर B2 है, एंगल यहाँ पे 60 डिग्री है, ये वाला रिजल्टेंट एंगल 15 डिग्री है। 60 डिग्री जो है ये वेक्टर B1 वेक्टर B2 तो लेट आए नहीं समझेंगे। 60 डिग्री है, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है, ये 60 डिग्री, तो ये दोनों का सम होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 60 माइनस 15 दैट इज 45 डिग्री। ये 45 डिग्री है, ये B1 वैल्यू पता है तुम्हें, B2 वैल्यू निकालना है, तो इसमें हम लोग चाहें तो साइन रूल भी लगा सकते हैं। साइन रूल पढ़ा होगा मैथ्स में, किसी भी ट्रायंगल में होता है कोई A साइड डिवाइडेड बाई साइन A इज इक्वल टू B साइड डिवाइडेड बाई साइन B इज इक्वल टू C साइड डिवाइडेड बाई साइन C होता है। तो ये वाला एंगल पता है, इसके सामने वाला है ये B2, यानी कि साइन 15 डिग्री डिवाइडेड बाई B2 इज इक्वल टू ये 45 डिग्री है इस ट्रायंगल में, तो ये साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाई B1। इससे भी हम लोग B2 निकाल सकते हैं। B2 का वैल्यू हो जाएगा कितना? साइन 15 डिवाइडेड बाई साइन 45 इंटू B1। ऐसे भी निकाल सकते हैं। साइन 15 का वैल्यू नहीं पता है, साइन 45 माइनस 30 डिग्री करके निकालते हैं। चाहे तो आप इससे काम करें, चाहे इधर से काम करें। दो में से एक वेक्टर दिया हुआ था, रिजल्टेंट का डायरेक्शन दिया हुआ था। B1 गिवन है, B2 चाहिए था, चाहे तो आप इधर से कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा। उधर से भी कर सकते हैं, रिजल्टेंट वैल्यू पता है हमें। ये था 5.21। इसके आंसर में अगर देखें ये काम क्या होगा? साइन वाला रेशियो लिखा होगा, समझ जाएगा। फाइव 5.22 देखो, लेट आने से थोड़ी समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5.22, इसको जरा समझा जाए। ये सब एडिशनल क्वेश्चन है, जो काम लायक है वो डिस्कस होगा। देखो भाई 5.22, 1 मिनट टाइम है, समझ लो इसको, जिससे पूछेंगे बताएगा। समझो भाई, क्या टाइम है? स्कूल नहीं जाता है क्या? तो आदत नहीं होगी मेरा समझ में, स्कूल भी नहीं जाता है, मैच देख रहा था रात में 2 बजे तक। हो गया, समझ लिए क्वेश्चन? क्वेश्चन ही समझ लीजिए, उधर देखने क्या फायदा? टाइम मिला है क्वेश्चन समझने का। बताओ काव्या क्या है क्वेश्चन? हॉरिजॉन्टल बीम है, और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, उसकी एनर्जी गिवन है 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको प्रोजेक्ट किए हॉरिजॉन्टल में ही मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वैल्यू गिवन है, और ये दोनों का नॉर्मल है। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड भी है और ये नॉर्मल, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल फील्ड ऐसे समझ सकते हैं। चलो, और 30 और जब एंटर किया तो 30 सेंटीमीटर के बाद हमें उसका अप एंड डाउन रिफ्लेक्शन बताना है। 30 सेंटीमीटर के बाद बताने हैं अपवर्ड या डाउनवर्ड रिफ्लेक्शन। ऐसे या ऐसे चलेगा ना कोई भी। अगर हॉरिजॉन्टल में फील्ड है, हॉरिजॉन्टल में ही वेलोसिटी है, कुछ लोग क्वेश्चन भी नहीं समझना चाहते, इधर उधर देखते रहते हैं, तमाशा देखने का है। वेलोसिटी है, बी है, बी चाहे इसके परपेंडिकुलर लेना, हॉरिजॉन्टल में फील्ड है, हॉरिजॉन्टल में ही फील्ड
और वेलोसिटी दोनों, फील्ड और वेलोसिटी दोनों हॉरिजॉन्टल में है, तो वर्टिकल फोर्स लगेगा V क्रॉस B करेंगे ऐसे। अगर B इधर रहता मान लो तो भी V क्रॉस B करते थे डाउनवर्ड, तो चाहे अपवर्ड फोर्स लगेगा चाहे डाउनवर्ड, वर्टिकल फोर्स तो लगने हैं। अब ये वर्टिकल फोर्स लगेगा तो जैसा चार्ज होगा, अगर पॉजिटिव है तो V क्रॉस B ऊपर चला जाए, निगेटिव है तो नीचे चला जाए, या फिर डॉट में है तो क्रॉस में तो ऊपर गया तो डॉट में नीचे चला जाएगा, मीन्स वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन, जब ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालने हैं, जब ये 30 सेंटीमीटर कवर कर ले, यही ना 30 सेंटीमीटर जब ये मूव कर ले, 30 सेंटीमीटर इसका मतलब ये वाला है, 30 सेंटीमीटर मूव करने पे कितना ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन करेगा ये निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? अब देखो यहाँ पे स्पेस कम है, ये है वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड था, ऐसे डिफ्लेक्शन हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से क्रॉस में था। अब तुम्हें डिफ्लेक्शन दिखाने हैं, कैसे डिफ्लेक्शन कितना हुआ और कैलकुलेट करना है। तो ये एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, इस तरह से सर्कुलर पाथ का एक रेडियस होगा और इस तरह से मान लो रेडियस है, और ये 30 सेंटीमीटर जब चले, ये m है, चार्ज q है, रेडियस कितना बनेगा बताओ? mv/qb रेडियस बनेगा, mv/qb रेडियस बनेगा, और इस रेडियस के हिसाब से ये चलेगा। यहाँ से एक पॉइंट से बी पॉइंट जाने में 30 सेंटीमीटर चला। ये रेडियस का वैल्यू पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे, सब मास वैल्यू डाल करके रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 30 डिग्री है, निकालना क्या है हमें? वर्टिकल डिफ्लेक्शन। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन का मतलब हो गया ये वाला कितना, ये था इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन, 30 सेंटीमीटर जाके यहाँ पहुँचा है, तो वर्टिकली डिफ्लेक्शन ये हुआ, ये चाहिए। ये रेडियस अगर पता लग गया हमें तो ये होगा, ये वाला चाहिए हमें हाइट, ये पूरा r था, ये वाला पूरा r था, इसमें से ये कितना है भाई? तो अगर ये थीटा एंगल बना रहा हो तो ये है r cos थीटा। ये पूरा r था, सर्कुलर पाथ हुआ, तो ये r है, तो ये वर्टिकल, ये भी r था, लेकिन अब ये थीटा एंगल इधर चला आया तो ये वाला कितना बचा? r cos थीटा। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना हुआ? पूरे r माइनस r cos थीटा, ये है h। r का वैल्यू mv/qb और थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं भाई, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क लेंथ है 30 सेंटीमीटर और रेडियस तुम्हारा जो भी है 50 सेंटीमीटर आएगा, 60 सेंटीमीटर आएगा। रेडियस का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो रेडियस का वैल्यू डाल देंगे इसमें। वर्टिकल डिफ्लेक्शन चाहिए हमें, तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन के लिए ये 30 सेंटीमीटर जब कवर किया तो मान लो ये थीटा एंगल पे गया, तो ये r, ये भी r, और r में से r को सीधा सब्ट्रैक्ट करोगे, दैट विल बी वर्टिकल डिफ्लेक्शन। वर्टिकल डिफ्लेक्शन में हमें चाहिए r और थीटा, तो r का वैल्यू पता है mv/qb और थीटा का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, नहीं कर सकते, इस तरह से वर्टिकल डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। इसमें देखो क्या किया हुआ है, इसमें तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया है और ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन समझो हुआ, देख रहे हो, मान लो इतना ही डायग्राम, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, डॉट में फिर डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, सर्कुलर मोशन करता, 30 सेंटीमीटर में P से Q आ गया, पूरा होता, लेकिन 30 सेंटीमीटर जाने पे ही वर्टिकल डिफ्लेक्शन चाहिए। जब P से Q गया हमें चाहिए AP, हमें क्या चाहिए? AP चाहिए। वर्टिकल डिफ्लेक्शन का मतलब यहाँ पे AP चाहिए। डायग्राम में पूरा सर्कल बनाया हुआ है, पूरा सर्कल होता तो ये होता, हम लोगों ने भी आधा सर्कल बनाया। अब इसमें देखो क्या लिखा है, मोनो एनर्जेटिक है ये इलेक्ट्रॉन, तो पहले एनर्जी को कैसे डील करना है वो भी समझ लो। मोनो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, मोनो एनर्जेटिक का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन बीम है ना, ये इलेक्ट्रॉन बीम, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। मोनो एनर्जेटिक मतलब, मोनो एनर्जेटिक का मतलब क्या हुआ? मोनो मतलब क्या? सिंगल, एक ही एनर्जी वाला। मोनो एनर्जेटिक मतलब सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है? एक है बस। 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है सबके एनर्जी। ये एनर्जी का कॉमन यूनिट है भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
एटम में, न्यूक्लियाई में, डुअल नेचर में, जो भी एटॉमिक लेवल पे जो एनर्जी डील करते हैं, केमिस्ट्री में जो एनर्जी डील करते हैं, वो सारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना एनर्जी होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना एनर्जी होता है? याद रखते हैं कुछ लोग, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है उतना ही जूल। क्यों? क्योंकि मीनिंग वाइज समझो तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से एक्सेलरेट कराने पे मिलता है। एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराओ तो जो एनर्जी गेन कर ले वो रेस्ट से एक्सेलरेट कराया तो कुछ तो एनर्जी गेन करेगा, एक्सेलरेट होगा। 1 वोल्ट एक्सेलरेट कराना है 1 वोल्ट से, तो ये एनर्जी होता है। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन को रेस्ट में रखा और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया तो वर्क डन होगा, दैट विल बी इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो मिलेगा, इसको रेस्ट से शुरू किया था, वर्क डन कितना होगा? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता है काइनेटिक एनर्जी ये। और ये E है और 1 वोल्ट से किया हो तो 1 वोल्ट हो गया इक्वल टू हाफ mu², यानी कि इसका काइनेटिक एनर्जी P²/2m भी लिख सकते हैं। सो E × V, E × 1 वोल्ट, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और 1 वोल्ट, तो E × V हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू ये एनर्जी। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर एनर्जी जूल में लिखना ही चाहते हैं तो बताओ, यही तो वर्क डन है, यही काइनेटिक एनर्जी इसको मिला है। वर्क डन कितना होगा? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम और वोल्ट 1 वोल्ट रख देंगे। तो ये जो SI में रख दिया कूलम वोल्ट तो ये जूल बन गया, 1.6 × 10⁻⁹ जूल, ये बन गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दिस जूल। मीनिंग वाइज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन दैट इज वर्क डन व्हेन ए इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, वो एनर्जी। इसलिए तुम्हें रेडियस में चाहिए mv/qb, रेडियस में क्या चाहिए? mv/qb चाहिए, यानी मोमेंटम अपॉन क्यूबी। तो काइनेटिक एनर्जी है 118 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 18 × 10⁻³ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 × 10⁻⁹, ये हो गया जूल। इतना काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, इतना काइनेटिक एनर्जी है बोर्ड पे देखो ध्यान से। तो यही है P²/2m। चाहे तो हम लोग P का वैल्यू निकाल सकते हैं, 2m × काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट। ऐसा जनरली आता है, एनर्जी दे दिया जाता है तो हमें मोमेंटम या स्पीड कैसे मिलेगा? तो हाफ mv² इज इक्वल टू ये काइनेटिक एनर्जी, उससे स्पीड निकाल लो या मोमेंटम निकालना, मोमेंटम निकाल लो। और रेडियस होता है मोमेंटम अपॉन क्यूबी, mv/qb मतलब मोमेंटम अपॉन क्यूबी, तो इससे हमें रेडियस मिलेगा। देखो इसमें क्या किया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड तो दे रखा है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, m दिया है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, B का वैल्यू दिया है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मींस 18 × 1.6 × 10⁻⁻16 -19 और 1000 -16 हो गया, ठीक है, इतना जूल हो गया। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पास mv/qb यानी कि मोमेंटम √2km, ये है ना, √2km मोमेंटम, मोमेंटम अपॉन क्यूबी E × B, इससे मिल गया हमें रेडियस। रेडियस हो गया mv/qb, ठीक है। mv कहाँ से है? मोमेंटम √2m काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकाल चुके थे, ये आ गया। फिगर शोस दैट आफ्टर कवरिंग 30 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ द सर्कल दिया हुआ है 11.32 सेंटीमीटर, इट इज क्लियर दैट द बीम विल अंडरगो a deflection PA in the downward direction and if theta is the angle subtended by PQ at the center O, then theta is equal to PQ divided by OP, arc length divided by radius, निकाल लिया 1 डिग्री 31 मिनट। और PA हो जाएगा r - r cos थीटा, और इससे निकालेंगे, टेबल में देखेंगे इसका। अगर क्वेश्चन आएगा तो ये वैल्यू दिया रहेगा तुम्हें कि cos हमारा 1.31 कितना होता है, ये वैल्यू दिया रहेगा, क्योंकि ऐसे ही याद रखने का कोई मतलब नहीं है। तो ये मिल गया r1 - cos थीटा, r - r cos थीटा। तो समझ में आया? पहले तो एनर्जी को डील करके रेडियस निकालना सीखे। एनर्जी दिया रहता है, कई बार मोमेंटम दिया रहता है, रेडियस तो mv/qb है। यहाँ ध्यान रखना, मोमेंटम हमारा एक्सप्रेशन में यूज होता है mv/qb, मोमेंटम है ऊपर अपॉन qb। और काइनेटिक एनर्जी देगा, काइनेटिक एनर्जी कई बार दे दिया जाता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कई बार काइनेटिक एनर्जी तुम्हें देगा कि ये चार्ज है और इतने वोल्ट से एक्सीलरेट करा है, ऐसे ही दे देगा। तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेटिंग वोल्टेज, एक दिन पहले भी बताया था।
एक दिन पहले भी बताया था इस तरह का नहीं करना। काइनेटिक एनर्जी अगर मान लो अल्फा पार्टिकल को 50 वोल्ट से एक्सीलरेट कराए तो यहाँ पे लिखोगे अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना 2e, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 2e इंटू 50 वोल्ट, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो होता है काइनेटिक एनर्जी। तो कोई चार्ज को एक्सीलरेट कराए तो उसका काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि मोमेंटम का वैल्यू 2m इंटू q इंटू डेल्टा v। ये एक दिन पहले करवाए थे, लिखने की जरूरत है कुछ? लिख लो फिर, नोट का पॉइंट लिखो लेफ्ट हैंड साइड में, लिख दे रहा हूँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is the energy obtained by 1 electron when it is accelerated through potential difference of 1 volt. काइनेटिक एनर्जी मिला इसको, आप mu स्क्वायर लिखें या p स्क्वायर अपॉन 2m लिखें, सब एक ही बात है, वो है q इंटू डेल्टा v। काइनेटिक एनर्जी जनरली दिए जाते हैं या कितने वोल्ट से एक्सेलरेट करा है वो दिया जाता है, तो हम लोग मोमेंटम निकाल सकते हैं। कितना वर्टिकल डिफ्लेक्शन हुआ वो निकाल लिया हम लोगों ने, r माइनस आर कॉस थीटा। लिख लिए? ये लिखने की जरूरत है क्या? ये तो दिया हुआ है, हम लोगों ने अपवर्ड ले लिया, उसने डाउनवर्ड लिया था, उसने ये वाला ले लिया था, ऐसे ऐसे सर्कुलेट करेगा और ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन चाहिए। बात एक ही है, रेडियस निकालने पड़ेंगे और कितना एंगल से डिफ्लेक्ट किया, r माइनस आर कॉस थीटा इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन। ठीक है, हो जाएगा। खड़े हो जाओ सब एक बार, ऑक्सीजन ले लो भाई, इंडिया जीत चुका है, ऑस्ट्रेलिया हार चुका है, सेमीफाइनल होने वाला है। क्या यार परसों मैच किससे है मैच? रात में देखा है लगता है। चलो हम लोग देख रहे हैं कॉमन डाउट इन चैप्टर 5। क्या देख रहे हैं? जोर से बोलो, एक बार और बोलो। मुझे आवाज ही नहीं निकलता है। भाई आवाज निकालोगे तो फ्रेश होते हैं हम लोग, माइंड थोड़ा ठीक होता है। चलो बैठ जाओ। 5.23 देखो जल्दी। फॉर्मूला पुटिंग ही है।
सैंपल ऑफ पैरामैग्नेटिक सॉल्ट, सैंपल है किसका? पैरामैग्नेटिक सॉल्ट कंटेन्स 2 × 10⁻24 एटॉमिक डाइपोल। ईच ऑफ डाइपोल मोमेंट, एक सैंपल है जिसमें इतने डाइपोल हैं, मैग्नेटिक डाइपोल इतने सारे हैं, कोई पैरामैग्नेटिक सॉल्ट है, इतने डाइपोल हैं, ईच ऑफ डाइपोल मोमेंट, ये सबका डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है ऐसा ही। The sample is placed under a homogeneous medium, homogeneous magnetic field, homogeneous magnetic field of 0.64 टेस्ला। ऐसा सैंपल को रख दिया जिसमें कितने डाइपोल हैं और हर डाइपोल का मैग्नेटिक मोमेंट भी दिया हुआ है। इसलिए जब सारे अलाइंड होंगे तो कितना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाएगा वो पता लग जाएगा। अगर मैग्नेटाइजेशन हो तो सारे के मैग्नेटिक मोमेंट पता है हमें। एंड कूल टू ए टेम्परेचर ऑफ 4.2 केल्विन, और इस सैंपल को कूलिंग कर दिया है 4.2 केल्विन तक। डिग्री ऑफ मैग्नेटिक सैचुरेशन इज अचीव्ड इज इक्वल टू 15%। डिग्री ऑफ मैग्नेटिक सैचुरेशन, सैचुरेशन का मतलब है कि जितना अलाइन होना था वो अलाइन हो गया, वो है 15%, मतलब 100 में से 15 समझो अलाइन हुए। किसी टेम्परेचर पे सारे थोड़े नहीं अलाइन हो जाएंगे। इस टेम्परेचर पे 15% ही सैचुरेशन अलाइनमेंट है, क्योंकि इस टेम्परेचर पे आप इतना ही अप्लाई करोगे, एच का वैल्यू कुछ भी रखो, इतना ही 15% ही अलाइन होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो सैचुरेशन अलाइनमेंट ये दिया है। व्हाट इज द टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ सैंपल फॉर ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.98 टेस्ला। 0.98 टेस्ला का अब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें एंड टेम्परेचर 2.8 केल्विन करें, तो उस कंडीशन में कितना क्या निकालना है हमें? व्हाट इज टोटल डाइपोल मोमेंट, टोटल डाइपोल मोमेंट निकालना। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन, क्यूरीज लॉ था ना एक, मैग्नेटाइजेशन टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी, यहाँ टेम्परेचर की बात हो रही है, टेम्परेचर वाइज। तो एक फील्ड अप्लाई करते हैं, क्यूरीज लॉ क्या होता था? मैग्नेटाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू, अरे भाई रवि क्या हो गया? ज्यादा ध्यान मत कर इधर उधर, कुछ फायदा नहीं है। जब इधर डिस्कस हो रहा है तो इधर का ध्यान देना सबसे पहले जरूरी है। बोलो रोनित, क्या है क्यूरीज लॉ? क्यूरीज लॉ क्या है? माइंड से निकल गया? क्या करता है? क्यूरीज लॉ बताया था तो गायब कैसे हो जाता है माइंड से? तो बता रहा हूँ क्या है क्यूरीज लॉ? मैग्नेटाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फील्ड बी नॉट या एच। जितना ज्यादा एच होगा, जितना ज्यादा बी नॉट होगा, उतना ज्यादा होगा मैग्नेटाइजेशन, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता था? क्यूरीज कांस्टेंट होता था ना। तो फॉर्मूला बनता था मैग्नेटाइजेशन का, मैग्नेटाइजेशन का बनता था फॉर्मूला, जान सकते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू मैग्नेटाइजेशन ये मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप एम नॉट, स्मॉल एम नॉट लिख दिया है, सी बी नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेस्ला टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक मोमेंट, यही मैग्नेटाइजेशन डेवलप्ड है, स्मॉल एम से मैग्नेटाइजेशन दिखा रहा है। कई जगह मैग्नेटाइजेशन को आई भी लिखते हैं कुछ बुक में, इसमें भी शायद लिखा हुआ है मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इसको बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और ये है मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, बात एक ही है, कितना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन हुआ उसी का एक्शन बताता है। ये मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी इनटू एच होता था, याद होता था ना। तो आई से भी कई बुक में इसको लिखे जाते हैं, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और जो एच है वो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एच क्या होता था? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो ये ध्यान रखना, एम और आई दोनों सेम ही रहता है। तो मैग्नेटाइजेशन प्रोपोर्शनल टू बी नॉट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कांस्टेंट, ये मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है। अब 15% अगर मैग्नेटाइजेशन हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो 15% के प्रोपोर्शनल होगा। सारे मैग्नेटिक मोमेंट को अलाइन समझो, उसका 15% निकालो, उतना ही होगा। तो सबसे पहले तो निकालने पड़ेंगे कि इतने के मैग्नेटिक मोमेंट कितने बने हुए हैं। तो तुम्हें यहाँ सैंपल में दिया हुआ है कितना मैग्नेटिक मोमेंट है और हर का वैल्यू दिया हुआ है, तो निकाल लो पूरा। है नंबर ऑफ एटॉमिक डाइपोल मोमेंट ये n है, और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच डाइपोल ये है। इफ डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज f, मतलब 15% है तो 0.15, 15% का क्या होगा? 0.15। देन टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इज n/m/f। चलो ये f मान लो ना, भी याद रखो। तो टोटल नंबर मल्टीप्लाइड बाई एक का मैग्नेटिक मोमेंट, और ये पूरा होगा मैग्नेटाइजेशन, पूरा होता, लेकिन सैचुरेशन हमारा 15% हो रहा है, इसलिए 15 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ दिस।
15/100 ऑफ दिस, तो 15/100 क्या हुआ? 0.15, तो ये है कितना फ्रैक्शन मैग्नेटाइज हुआ। तो एट टेम्परेचर 4.2 केल्विन एरोमैग्नेटिक फील्ड ये दिया हुआ है, और F का वैल्यू 15% मींस 0.15, मींस क्यूरी लॉ के अकॉर्डिंगली जो हमारा मैग्नेटाइजेशन होगा वो होगा कांस्टेंट C V नॉट, और ये T रख दिया हम लोगों ने। C तो कांस्टेंट है, वो तो दूसरे टेम्परेचर पे, ये एक टेम्परेचर पर रखा, दूसरे पार्ट में क्या दिया है? टेम्परेचर चेंज कर दिए, फील्ड भी चेंज कर दिए। तो बताने, तो पहले तो इस फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो फील्ड जो अभी अप्लाई किया है पहले, और ये टेम्परेचर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग, और ये भी पता है हमें, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग C निकाल लेंगे। C निकालेंगे तो ऐसा ही फिर दूसरे के लिए यूज करेंगे, उसके लिए ये B बदल जाएंगे, T बदल जाएंगे, और ये चाहिए। इसलिए पहले इसके बेसिस पे हम लोग C निकाल लेंगे, m0 T डिवाइडेड बाई B करके। m0 कितना था, कितना मैग्नेटिक मोमेंट हुआ था? कैपिटल N, एक का मैग्नेटिक मोमेंट इनटू F 0.15, तो ये है कैपिटल N, ये 0.15, और टेम्परेचर था 4.2 केल्विन, सब ऐसे में यूज कर रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड था 0.64 टेस्ला। तो इससे आया C का वैल्यू 22.5, ये आ गया कांस्टेंट। ये तो अगली बार टेम्परेचर चेंज करोगे, फील्ड चेंज करोगे, तब भी तो यही रहेगा क्यूरी लॉ। अब है T' 2.8 केल्विन किया, और मैग्नेटिक फील्ड 0.98 किया, देन द टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ द सैंपल क्या होगा? फिर वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m0 = C B'/T', C का वैल्यू वही रखेंगे, और B' है T' है, रख देंगे, वैल्यू मिल जाएगा। ये होगा मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, नहीं समझे? क्यूरीज लॉ पे ऐसे ही फॉर्मूला पे क्वेश्चन आते हैं, वैल्यू दिया रहेगा, टेम्परेचर दिया, फील्ड दिया, निकालने हैं, तो दो टेम्परेचर कर दिया भाई, C तो वही रहने हैं। ये रोलैंड रिंग ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए 5.24 को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। 5.24 को छोड़ो, 5.25 क्या लिखा है बताओ, बड़े जोर से क्या लिखा है? 5.25 ये भी नहीं है, ये भी सिलेबस में नहीं है। तुम्हारे मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन के लिए कॉरस्पॉन्डिंग ये सब आगे के काम आता है, ये भी सीबीएसई लेवल पे है नहीं। स्पिन का मैग्नेटिक मोमेंट और इसका एनवायरमेंटल, इससे रिलेटेड एक बोर मैग्नेट्रॉन है, वो तुम्हारे सिलेबस में है, वो कभी कभी स्कूल वाले करा देते हैं, तो वो मैं कराता हूँ। 5.25 5.24 को डिलीट करो और बोर मैग्नेट्रॉन लिखो। बोर मैग्नेट्रॉन, कुछ बुक लिखते हैं बोर मैग्नेट्रॉन, मैग्नेट्रॉन भी लिखते हैं, मैग्नेट्रॉन भी लिखते हैं, दोनों लिखते हैं। बोर मैग्नेट्रॉन क्या है लिखो, इट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट corresponding to revolving electron in an atom। किसी भी एटम में एक रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसका मिनिमम वैल्यू बोर मैग्नेट्रॉन। तो पहले तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने पड़ेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू से भी कुछ बुक रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटाइजेशन से कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए म्यू को करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट NIA होता है। एटम है, Ze चार्ज है इसका न्यूक्लियस, एटम में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्यों रिवॉल्व कर रहा है भाई? तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। ध्यान से समझो, इसका मैग्नेटिक मोमेंट, कोई भी चार्ज रिवॉल्व करे, चाहे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे, चाहे कोई भी चार्ज दे दिया जाए सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग करंट कितना,
शायद ऐसा क्वेश्चन पहले भी बताया था करंट के लिए। करंट कितना होगा भाई? तो चार्ज जो रिवॉल्व कर रहा है वो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, ये करंट होता है। क्यों? किसी भी क्रॉस सेक्शन पे आ जाओ, देखें हम लोग इस पे ध्यान देकर के, तो ये Q चार्ज, अगर Q रोटेट कर रहा है तो Q चार्ज एक बार आया तो उसके बाद कैपिटल T टाइम के बाद आएगा, फिर कैपिटल T टाइम के बाद आएगा, फिर कैपिटल T टाइम के बाद आएगा। इट मींस करंट का वैल्यू तो होता है चार्ज ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। क्या होता है करंट? तो Q चार्ज T टाइम के बाद, फिर Q चार्ज T टाइम के बाद, एवरी 2-2 सेकंड पे आ रहा है Q, तो रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफर क्या हो जाएगा? Q डिवाइडेड बाई टाइम, यानी कि हर T टाइम के बाद तो ये मिलता रहेगा। तो Q इंटू 1/T, 1/T होता है फ्रीक्वेंसी, तो Q इंटू फ्रीक्वेंसी ये होता है करंट। यानी ये समझो कि Q डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, ये हमारा करंट है कोरस्पॉन्डिंग टू ए मूविंग इलेक्ट्रॉन। अगर बात करें तो करंट होगा मूविंग इलेक्ट्रॉन के कोरस्पॉन्डिंग E/T। एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसके कोरस्पॉन्डिंग करंट जो एग्जिस्ट कर रहा है उसके ऑर्बिट में, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालते थे तो डायटोमिक होता था, तो हर इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाता था, क्योंकि डायटोमिक जो होता है, डायमैग्नेटिक जो होता है, उसके एक एटम में पेयर में इलेक्ट्रॉन चलते हुए, पेयर में इलेक्ट्रॉन है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इसके पेयर वाले का मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता था? कैंसिल। तो वही मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहते हैं एक इलेक्ट्रॉन के कोरस्पॉन्डिंग, वन इलेक्ट्रॉन के कोरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट NIA से ही मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो करंट बन रहा है, करंट बन रहा है तो NIA से मैग्नेटिक मोमेंट उस इलेक्ट्रॉन के कोरस्पॉन्डिंग मिलेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व किया तो यह है करंट, समझो कि ये करंट कैरिंग लूप है, r रेडियस पे रिवॉल्व कर रहा है, तो एक लूप बना πr² एरिया का, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। पहले तो करंट का वैल्यू लिखने सिंपल टर्म में, अगर ये इलेक्ट्रॉन v स्पीड से रिवॉल्व कर रहा होगा, m मास है इसका, v स्पीड से रिवॉल्व कर रहा तो बताओ E डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड कितना? टाइम पीरियड कितना? v और r के टर्म में टाइम पीरियड कितना होगा भाई? 2πr डिस्टेंस कवर कर रहे हैं स्पीड v से, यही है टाइम पीरियड। एक रोटेशन लगाने में जितना टाइम लग जाए, इसलिए ये हो गया 2πr डिवाइडेड बाई v। तो करंट का वैल्यू हो गया EV डिवाइडेड बाई 2πr, करंट ये है, ठीक है, लिखना मतलब ये करंट मिल गया। अब हमें चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट इसके कोरस्पॉन्डिंग, तो NIA लिखोगे, N का वैल्यू 1, एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसी के कोरस्पॉन्डिंग चाहिए, तो एक ही तो लूप है, उसी में चल रहा है, N 1 है। करंट का वैल्यू EV अपॉन 2πr और एरिया πr², r रेडियस पे रिवॉल्व कर रहा है ये πr², यहाँ तक ठीक है। अब इसका देखो वैल्यू क्या हो गया, पाई कैंसिल होगा, वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो? पाई कैंसिल हो गया, मान लो पाई को कैंसिल कराएं, और क्या कैंसिल होगा? एक r कैंसिल होगा, तो EVr डिवाइडेड बाई 2, ये है मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू, ठीक है। EVr अपॉन 2, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, स्पीड ऑफ रोटेशन, रेडियस ऑफ सर्कुलेशन अपॉन 2, ये है मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। अब इसका मिनिमम वैल्यू, तो भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तुम्हें आएगा, कई बार क्वेश्चन आया था, बोर्ड में इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेगा, बोलेगा मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। बात तो एक ही है, मैग्नेटिक मोमेंट जब निकाल ही लेंगे तो मिनिमम वैल्यू भी निकाल लेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट ये आया, बट दिस इज नॉट स्टैंडर्ड। इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे mvr हो जाएगा, mvr हो जाने से एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर्कुलर मोशन के लिए फिजिक्स के हिसाब से, और ये mv और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r, mvr डायरेक्टली केमिस्ट्री के हिसाब से, वैसे तो आपका एंगुलर मोमेंटम मतलब mvr। फिजिक्स बोलता है नहीं, एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस p, जैसे r क्रॉस f होता है टॉर्क, r क्रॉस p होता है, तो r क्रॉस p का मतलब है p का वैल्यू और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क होता है। तो सर्कुलर मोशन के लिए तो यही है एंगुलर मोमेंटम, mv लीनियर मोमेंटम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r। तो ये मिला mvr, लिख सकते हैं E/2, और ये क्या हो गया mvr, और ये इट मीन्स E इंटू एंगुलर मोमेंटम अपॉन 2m, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू,
और E इंटू एंगुलर मोमेंटम, अब ये E किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम होगा। किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग होगा एंगुलर मोमेंटम। इसलिए ये वैल्यू कितना हो गया बताओ, NEH डिवाइडेड बाई 4πm। ये है मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में। फर्स्ट ऑर्बिट में चाहिए n = 1 रखोगे तो एंगुलर तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या मिल जाएगा, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो EH/4πm। n का वैल्यू 2 रखेंगे, ये ग्राउंड स्टेट में हुआ, और ये फर्स्ट स्टेट में क्या मिल जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट 2EH/4πm। इस तरह से हर ऑर्बिट के लिए n = 2, थर्ड ऑर्बिट के लिए भी मिलेगा मैग्नेटिक मोमेंट कितना 3EH डिवाइडेड बाई 4πm। तो बताओ मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट का मिनिमम वैल्यू क्या होगा ग्राउंड स्टेट में कितना EH/4πm। यही हो गया बोर्ड मैग्नेट। ग्राउंड स्टेट में मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट n का मिनिमम वैल्यू रखा। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है EL/2m। इसको मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू हम लोग याद रख सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम समझ गए। इसमें 2-3 क्वेश्चन है, कई बार 1 मार्क्स से पूछा जाएगा व्हाट इज द करंट, अल्फा पार्टिकल इज रोटेटिंग विद फ्रीक्वेंसी, या स्पीड दे देगा, स्पीड दे दे या फ्रीक्वेंसी दे दे रेडियस दे दे तो तुम्हें निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट लिखो टाइम पीरियड दे दे तो भी निकालना पड़ेगा। तो चाहे तो इस पे आ जाता है, E के बदले में कोई और भी चार्ज दे सकता है, यानी Q इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक इस पे क्वेश्चन बनता है करंट निकालने पे या मैग्नेटिक मोमेंट निकालने ऐसे, और इलेक्ट्रॉन का निकालने हैं तो उसको स्टैंडर्ड करने के लिए एटम में स्टैंडर्ड के लिए मास से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मास से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो एंगुलर मोमेंटम आया, उसको NH/2π रखा तो ये जनरल फॉर्मूला बन गया, और इसका मिनिमम वैल्यू निकाला तो ये मिला जी। करंट वैल्यू corresponding to current value corresponding to revolving electron। हम लोग देख रहे थे बोर्ड मैग्नेटॉन, क्या देख रहे थे जोर से बोलो चलो बैठ जाओ। एक देखो क्वेश्चन नंबर है 5.15 75 नंबर पेज पे, जल्दी देखो तो इसको भी किया है। जल्दी से पढ़ो, पढ़ो जोर से जरा आवाज निकाल के। 5.15। अरे भाई तू यहाँ कैसे आ गया, भीड़ लगा रहे हो। और उधर चलो, उधर चलो, इस पे जाओ, इस पे भीड़ मत लगा। 5.15 फटाफट पढ़ो, जिससे पूछेंगे बताया जाएगा। समझो कि टेस्ट देने बैठे हो, कंसंट्रेशन से काम करो। इसलिए आदत हो गई है तुम्हारे 3 बार पढ़ेंगे तब जाकर समझ में आएगा, पहले वाले तो कुछ लगता ही नहीं है। अरे ध्यान देकर पढ़ो, हमें तुरंत करना है, वैसे हिसाब से पढ़ो। Plates with its axis perpendicular to the Earth's field direction. At what distance from the center of the magnet resultant field is inclined at 45 degree with the Earth?
on its normal bisector, on its axis, magnitude of Earth's field place will be given when two goes. चलो मैं तो समझ गया भाई, तुम लोग भी समझ गए होगे। समझ गया होगे सार्थक? समझ गया? बताओ क्या है क्वेश्चन? एक बार मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है, बॉल मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है, उसमें एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है और की डायरेक्शन एक्सिस से परपेंडिकुलर टू अर्थ फील्ड, मतलब अर्थ का फील्ड अगर ऐसे है, नॉर्थ की तरफ है, तो ये ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में, यही है, ऐसे रखा हुआ। क्या बताना है आप? कितने डिस्टेंस पे सेंटर से इसकी रिजल्टेड फिगर 45 डिग्री के एंगल पे होगी। समझो टॉप व्यू दिखा रहे हैं ऊपर से देखेंगे तभी तो हमें दिखेगा यहाँ से कि नॉर्थ है या साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। ऊपर से देख रहे हैं, ये इस वेस्ट डायरेक्शन में मैग्नेट पड़ा हुआ है, इधर इस डायरेक्शन में, तो BH दिखेगा ऐसे, BV तो ऐसे होगा, मतलब दिखेगा BH दिख रहा है इस तरह से, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, इधर साउथ डायरेक्शन है, इस तरह से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब इसमें क्या बताना था भाई, निकालना क्या है? डिस्टेंस निकालने की डिस्टेंस निकालने हैं सेंटर से। कौन सा डिस्टेंस? जहाँ पे नेगेटिव 45 डिग्री के एंगल पे हो, जहाँ पे फील्ड क्या हो जाए? 45 डिग्री परपेंडिकुलर 45 किससे? नॉर्मल बाइसेक्टर और एक्सिस वही पूछ रहे किससे 45 डिग्री पे हो जाए? अर्थ के फील्ड से। तो अर्थ के फील्ड से देखो भाई, अर्थ का फील्ड तो एवरीवेयर होगा, BH BH BH, BV से कोई मतलब नहीं है, BV इधर कुछ नहीं काम करेगा। तो इसका फील्ड जो होगा वो ऐसे, हमें तो इसी पे दिखाना है कितने डिस्टेंस पे, एक्सिस पे कितने डिस्टेंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो एक्सिस पे जैसे जैसे जाओगे फील्ड उधर ही मिलेगा, लेकिन वैल्यू कम होता जाएगा। यही होता है एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, याद होगा, μ0/4π और 2m डिवाइडेड बाई r होता है ऐसा। तो यहाँ पे फील्ड तो ऐसे ही मिलेगा, लेकिन इसका फील्ड BH जो है वो ऐसे है, इस डायरेक्शन में। ये वाला तो ईस्टवर्ड प्रोड्यूस करेगा, ऐसे डायपोल रखा हुआ है तो ईस्टवर्ड ही प्रोड्यूस करेगा, इसकी तरफ है एक्सिस पे, और ये तो भाई नॉर्थ की तरफ है अर्थ का फील्ड। यहाँ पे इसका ज़्यादा वैल्यू होगा, इसका अगर कम वैल्यू होगा तो नेट इधर होगा 60 डिग्री पे। यहाँ होगे तो इसका वैल्यू थोड़ा उतना ही है, इसका वैल्यू थोड़ा सा और कम हो गया। जितना डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे उतना वैल्यू कम होता जाएगा। तो कोई तो ऐसा मोमेंट यहाँ पे मान लो इसका वैल्यू ज़्यादा है, ये वाला कम है, ये वाला इतना है, ये वाला इतना है, तो इस कंडीशन में ये 30 डिग्री बना रहा है। और इधर जाएंगे तो इसका वैल्यू कम होगा, इसके इक्वल जब हो जाएगा तब 45 डिग्री बनेगा। ये वैल्यू फिक्स है, 20 है 20 है 20 है 20 है, इसका वैल्यू यहाँ पे 30 है, यहाँ 25 है, यहाँ पे 20 है, तो 20 इधर तभी तो 45 डिग्री पे बनेगा। इसलिए हमें चाहिए वो लेंथ जहां पे इसका वैल्यू इक्वल टू BH हो, तभी तो 45 होगा। यहाँ पे आ गए तो इसका फील्ड और इसका फील्ड दोनों सेम है, तो ये बन जाएगा 45 डिग्री के एंगल पे, दोनों से 45 डिग्री बनाएगा। इसलिए इसका मतलब कि B जो मैग्नेट का है और B जो अर्थ का है वो दोनों इक्वल हो जाएं, दिस इज इक्वल टू BH। इसलिए R का वैल्यू मिल जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, ये वैल्यू पता है, तो मैं R का वैल्यू निकाल रहे हैं, BH का वैल्यू गिवन। इक्वेटोरियल पे अगर देखोगे तो ऐसा है, फिर इक्वेटोरियल पे भी ऐसे ही चलता है भाई। यहाँ पे वैल्यू धीरे 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 कम होते जाएंगे। यहाँ पे सर्टेन वैल्यू पे ये वाला BH और इसका वैल्यू इधर मैग्नेट का यानी इक्वेटोरियल लाइन पे, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तब ये बनाएगा फिर 45 डिग्री। B नेट मीन्स जो BH है उतना ही वैल्यू कितने डिस्टेंस पे, तो इक्वेटोरियल पे याद होगा, इक्वेटोरियल पे हमारा जो फील्ड होता है वो कितना होता है, μ0/4π m/r3, दिस शुड बी इक्वल टू BH। इसलिए इन दोनों से हम लोग
ये R1 हो गया, मान लो ये R2 हो गया, R1 की वैल्यू निकालेंगे, R2 की वैल्यू निकालेंगे, मिल जाएगा। बेसिक लॉजिक तो ये हो गया। जैसे जैसे आप जाओगे एक्सेस पे फील्ड डिक्रीज होता जा रहा है, कहीं पे तो होगा जहाँ पे अर्थ के फील्ड के इक्वल हो जाए, वहीं पे 45 डिग्री बनाएगा, तो वो डिस्टेंस तुम्हें चाहिए, वैल्यू रख करके सॉल्व कर लेंगे, R का वैल्यू निकल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या किया है, ये है मैग्नेट रखा हुआ है, बी अर्थ का फील्ड BHE है, BHE B है, एंगल ऑफ ड्रिफ्ट बताया नहीं इसलिए हॉरिजॉन्टली समझा जाएगा, और ये B ऑन द एक्सियल लाइन निकालेंगे। देखो इसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, m का वैल्यू दिया हुआ है एज शोन इन फिगर। R1 मान लो डिस्टेंस है along द नॉर्मल बाइसेक्टर, R1 डिस्टेंस है along द नॉर्मल बाइसेक्टर, और R2 है उधर, इसलिए tan 45 डिग्री का मतलब है B इक्वेटोरियल लाइन पे वही होना चाहिए जो B होना चाहिए। तो इक्वेटोरियल लाइन पे R1 वाला है, तो इक्वेटोरियल लाइन पे पहले निकाला,4πm/r1³ = B कर दिया, वैल्यू निकल गई R1 का। Similarly, as shown in figure, let a distance R2 along the axis of the magnet, the resultant field is inclined at 45 degree with the earth field, तो फिर हमारा 2m/r2³ = B, यानी B का वैल्यू, B या BH एक ही है, क्योंकि एंगल ऑफ ड्रिफ्ट नहीं दिया है तो 0 डिग्री समझने हैं, इसलिए 2m/r2 के हिसाब से इतना B होना चाहिए, तो R इधर आ गया, B इधर चला गया, सॉल्व कर लेना, मिल जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, 5.13 पे हो, जोर से पढ़ो भाई, 5.13 जोर से पढ़ो। ये क्वेश्चन है, जैसे क्वार्क वाला क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन में ही एक कॉन्सेप्ट सिखा दिया भाई कि क्वार्क होता है, चार्ज इतना होता है, वैसे ही इस क्वेश्चन में भी एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, नल पॉइंट। नल पॉइंट याद होगा, इलेक्ट्रिसिटी में भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे, नल पॉइंट वो पॉइंट बोलते हैं जहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, वैसे ही इधर भी मैग्नेटिक में भी नल पॉइंट होता है। नल पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0, यानी कि यहाँ पे देखो नल पॉइंट, मान लो अर्थ का फील्ड है, मान लो ऐसे अर्थ का फील्ड ये होगा, मान लो ये है डेल्टा, तो ये है BH, क्या है ये BH, हॉरिजॉन्टल है ये मान लो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में ये BH है, B जो अर्थ का है फील्ड वो इस तरह से है सर्टेन एंगल पे, ये एंगल ऑफ डिप है। अब यहाँ पे क्या करें, ये तो अर्थ का फील्ड है, मान लो ये 5 गॉज का है, तो ये वाला मान लो 4 गॉज है, 4 गॉज है, तो हम लोग क्या करें कि एक मैग्नेट लाएं और एक मैग्नेट ला करके इसका नॉर्थ इधर रखें, साउथ इधर रखें, तो ये अपना फील्ड ऐसे प्रोड्यूस करेगा भाई। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर इस पॉइंट पे देखें तो इसका फील्ड अगर यहाँ पे 4 गॉज हो जाए और अर्थ का फील्ड यहाँ पे कितना है BH, ये भी 4 गॉज है, मान लो वर्टिकल होगा इसका 3 गॉज, मान लो वर्टिकल फोल्ड BB है 3 गॉज, लेकिन BH कितना था 4 गॉज, तो ये मैग्नेट से जो फील्ड प्रोड्यूस किया है तो 4 गॉज अपोजिट में हो जाए, तो इधर नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रह जाएगा 0। मतलब यहाँ पे जो अर्थ का फील्ड का BH था, एक BB था, BH को कैंसिल करा दिया हमने, एक्स्ट्रा मैग्नेट रख करके इधर फील्ड प्रोड्यूस किया, कि BH को नलिफाई कर दे, 4 गॉज अर्थ का था BH और ये भी 4 गॉज प्रोड्यूस किया, तो ये नलिफाइड हो गया, BH 0 हो गया, यहाँ पे सिर्फ BB बन गया, BB सिर्फ बचा हुआ है। तो यहाँ पे कंपास नीडल रखोगे तो कंपास नीडल तो BH दिखाता है, BH तो है नहीं, यहाँ पे नेट 0 है, इसलिए कंपास नीडल यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, आर्बिट्ररी डिफ्लेक्शन दिखाने लग जाएगा, कभी इधर कभी उधर, समझ गए। तो ऐसे पॉइंट को नल पॉइंट बोलते हैं। नल पॉइंट इज सच ए पॉइंट एट विच नेट BH इज 0, इट मींस अर्थ का BH तो रहेगा, लेकिन उसको एक्सटर्नल फील्ड प्रोड्यूस करके, चाहे सोलेनोइड से प्रोड्यूस करो, चाहे
करंट कैरिंग वायर से प्रोड्यूस करो या मैग्नेट रख के प्रोड्यूस करो, तुम उसको कैंसिल कर दो, BH के इक्वल एंड अपोजिट कर दो कि नेट BH 0 हो जाए, वो बन जाएगा नल पॉइंट। BV कितना है उससे मतलब नहीं है, BV है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, BH नहीं होना चाहिए, वो नल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड में नल पॉइंट उसको बोलते हैं जहां नेट फील्ड ही कैंसिल हो जाए, नेट फील्ड ही 0 हो जाए, याद होगा। लेकिन यहाँ नेट से मतलब नहीं है, BH का कैंसिलेशन होना चाहिए, समझ गए। वहां पे पूरा फील्ड ही कैंसिल होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, लेकिन यहाँ नल पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ BH कैंसिल हो जाए। ये लास्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, इंफॉर्मेशन देखो कहाँ नल पॉइंट मिलेगा वो पूछ रहा है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एट नल पॉइंट फील्ड ड्यू टू मैग्नेट इज इक्वल एंड अपोजिट टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेट। मैग्नेट का फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ के इक्वल एंड अपोजिट हो, यानी नेट BH 0 हो जाए, ऐसे पॉइंट को नल पॉइंट बोलते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा विजुलाइज कर लो, विजुलाइजेशन ही नहीं क्लियर होता है इसमें क्या है, क्या रहा है उसको एक बार जरा सोच लो, 1 मिनट का टाइम है, इससे पूछेंगे बताएगा। समझ गया क्वेश्चन? कम समझ में आता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डायग्राम बनाने चाहिए, डेटा लिखना चाहिए, तो ये समझ में आता है। सॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विद इट्स एक्सिस अलाइंड अलोंग द मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ। मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ के अलोंग ही एक्सिस है। सपोज करो ये नॉर्थ साउथ उधर ही एक्सिस है, कह रहा है जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे रख दिया जाए, वैसे वैसे समझ लिया जाए। तुम डायग्राम बनाने में कंजूसी करोगे तो कम समझ में आएगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है विद एक्सिस अलोंग मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नल पॉइंट्स आर फाउंड ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। एक्सिस ऑफ द मैग्नेट पे ही नल पॉइंट मिल रहा है, इसका मतलब नॉर्थ इधर रखने पड़ेंगे, साउथ इधर, क्योंकि ये BH है, ये वाला क्या है BH है नॉर्थ की तरफ, तो हमें ऐसे रखने पड़ेंगे तब जाके एक्सिस पे कैंसिल होगा। एक्सिस पे कैंसिल कब होता है, जब BH के इक्वल एंड अपोजिट है, तो नॉर्थ इधर रखने पे होगा, यहाँ पे कैंसिल, ये हो गया ड्यू टू मैग्नेट और ये हो गया BH। बोर्ड पे ध्यान दो, खोपड़ी पे हाथ मत रखो, ये मिल जाएगा तुम्हें नल पॉइंट। बोलो हो जाएगा ऐसा? अगर तुम ऐसे रखते ना नॉर्थ इधर साउथ इधर, तो तुम्हें एक्सिस पे नहीं मिलता, क्योंकि एक्सिस पे तो ऐसे होता फील्ड, एक्सिस पे मैग्नेट का भी ऐसे होता फील्ड, BH भी उधर ही है तो नहीं मिलता। फिर तुम्हें कहाँ मिलता है, इक्वेटोरियल लाइन पे मिलता। नल पॉइंट कहाँ मिलता, इक्वेटोरियल लाइन, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन पे ये ऐसे होता मैग्नेट का और इधर होता BH, तो इधर नल पॉइंट मिलता है, नल पॉइंट इधर मिलता है। इक्वेटोरियल लाइन पे 2 नल पॉइंट मिलते, ऐसे रखेंगे अगर तो उस कंडीशन में 2 नल पॉइंट मिलेंगे ऑन द एक्सिस, यहाँ भी और यहाँ भी, क्योंकि यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में मैग्नेट ने प्रोड्यूस किया है, यहाँ पे भी BH कैंसिल होगा। 2 नल पॉइंट मिलेंगे N1 N2, 2 नल पॉइंट यहाँ मिलेंगे, ये 2 नल पॉइंट मैग्नेट को हॉरिजॉन्टल रखने पे मिलता है, वो भी 2 केस में। कैसे केस में, चाहे तो हम लोग फील्ड के डायरेक्शन में ही रखने हैं, लेकिन अगर फील्ड जिधर है BH उधर ही अगर पोलैरिटी रखें तो इक्वेटोरियल में मिलेगा, अपोजिट में रखें तो एक्सिस पे मिलेगा। ये तो रख के देखने से पता लग रहा है, जब नॉर्थ इधर रखोगे तभी तो एक्सिस पे मिलेगा कैंसिलेशन करने की, क्योंकि अर्थ का BH ये है, इधर चाहिए ना फील्ड, तो नॉर्थ इधर ही रखने पड़ेंगे। तो ये कह रहा है ऐसे रखा है, फर्स्ट वाला केस यही कह रहा है। देखो along the magnetic north south direction null points are found at 14 cm from the center of magnet। सेंटर ऑफ मैग्नेट से 14 सेंटीमीटर पे और ऑन द एक्सिस मिला है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस प्लेस इज 0.36 गॉस। इसका मतलब कि यहाँ पे जो अर्थ का फील्ड है 0.36 गॉस है, समझ रहे हो? इसका मतलब कि मैग्नेट ने भी 0.36 गॉस प्रोड्यूस किए,
कितना प्रोड्यूस किए? कितना प्रोड्यूस किए? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और m अपॉन 2m अपॉन r क्यूब इज इक्वल टू 0.36 गॉस 0.36 into 10 power minus 4 सॉल्व कर देंगे, r का वैल्यू मिल जाएगा। r का वैल्यू तो दिया ही है 14 सेंटीमीटर, दिया है ना 14 सेंटीमीटर पे, तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू पता लग जाएगा। 14 सेंटीमीटर रखो, 0.36 गॉस रखो, तो कितना मैग्नेटिक मोमेंट वाला मैग्नेट है वो पता लग जाएगा। बोलो ठीक है। 14 सेंटीमीटर पे लिखा है कि वो कैंसिल हो जा रहा है, नल पॉइंट मिल रहा है कितने पे? कैंसिल हुआ है। अब पूछ रहा है एंगल ऑफ डिप 0, इसका मतलब बी ही हमारा BH है। व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ द मैग्नेट एट द सेम डायरेक्शन। इसी के नॉर्मल बाइसेक्टर पे यहाँ पूछ रहा है उतने डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर पे इधर कैंसिल हुआ था, इधर 14 सेंटीमीटर पे निकालना है। क्या निकालना है? क्या निकालना है? What is the total magnetic field on the normal bisector at the same distance as the null point, that is 14 centimeter from the center of magnet? यहाँ पे निकालना है। समझ में आया? 14 सेंटीमीटर पे कैंसिल होता है, नल पॉइंट मिलता है, हमें 14 सेंटीमीटर ऑन द इक्वेटोरियल लाइन निकालने हैं। तो इक्वेटोरियल लाइन पे बताओ, इसका तो ऐसे चलेगा भाई, तो यहाँ पे तो ऐसे हो जाएगा इसका फील्ड, और अर्थ का भी उधर ही है, इसका मतलब दोनों एड अप हो जाएंगे। यहाँ पे ना कैंसिल हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा लिखो मत अभी, यहाँ पे क्या होगा दोनों एड अप हो जाएंगे। एक तो अर्थ का फील्ड होगा, यहाँ नेट फील्ड निकालने के लिए क्या होगा, एक अर्थ का फील्ड होगा BH और दूसरा होगा मैग्नेट का। अर्थ का कितना 0.36 गॉस, मैग्नेट का कितना 0.18 गॉस। क्यों? क्योंकि 14 सेंटीमीटर पे एक्सियल लाइन पे इसने 0.36 गॉस प्रोड्यूस किया, तो इक्वेटोरियल पे 0.18। क्यों? हाफ हो जाता है, यहाँ 2m/r क्यू होता है, यहाँ पे m/r क्यू होता है, उसका हाफ होता है, इसलिए यहाँ पे जितने डिस्टेंस पे 0.36 किया उसका हाफ होगा, इसलिए 0.18 गॉस। क्लियर है? याद होगा इक्वेटोरियल पे हाफ ऑफ द एक्सियल होता है और डायरेक्शन अपोजिट हो गया, मिलके क्या मिलेगा 0.54 गॉस, ये मिल जाएगा इक्वेटोरियल। देखो इसका आंसर में क्या लिखना है, एंगल ऑफ डिप 0, इसलिए टोटल हमारा BH है। एक्सियल लाइन पे 2m/r क्यूब, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम डिस्टेंस एज अ नॉर्मल बाइसेक्टर विल बी, यहाँ पे एक्सियल पे है 2m/r क्यूब, यहाँ पे है m/r क्यूब, इसलिए एक्सियल का अपॉन 2, एक्सियल पे था 0.36 गॉस, यहाँ हो गया 0.18 गॉस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ BH। होगा कि नहीं? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ BH इक्वेटोरियल पे पहुंचे हो मौसम। ये एक्सियल का है 2m/r क्यूब, जो कि BH के इक्वल होने हैं, नल पॉइंट है। तो अब यहाँ निकाल रहे हो, देख लो ध्यान से, B इक्वेटोरियल पे m/r क्यूब होता है, मींस एक्सियल का हाफ होता है, इतना होता है, और वो किधर होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ BH, क्योंकि एक्सियल पे अपोजिट टू BH था, अब ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ BH हो गया। टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर विल बी, दोनों को ऐड किया, इक्वेटोरियल पे और मैग्नेट ने, इक्वेटोरियल वाला और ये H दोनों ऐड किए 0.54 गॉस। क्वेश्चन समझ में आने में ही परेशानी है और कुछ नहीं है। कितने लोग समझे हाथ उठाओ। चलो ठीक है, अब हम लोग उसको लिखने की जरूरत तो नहीं थी, एक नोट का पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लो। क्या लिखोगे? लिखो 2 नल पॉइंट्स। नल पॉइंट का मतलब है नेट BH 0। 2 null points are obtained on the axis of placed in horizontal plane along the BH. If a magnetic moment
is opposite to BH. BH इधर है तो ऐसे रखने पड़ेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट इसका ये होगा, ये होगा मैग्नेटिक मोमेंट। इस कंडीशन में एक्सिस पे हमें दो नल पॉइंट मिलेंगे। इसका फील्ड चलेगा ऐसे, एक यहाँ पे नल पॉइंट मिला, एक यहाँ पे नल पॉइंट मिला। कितने डिस्टेंस में मिलेगा? तो यहाँ पे होगा 2m/r3, μ0/4 2m/r3 should be equal to BH। ये होना चाहिए। एक्सिस पे ही हो सकता है और कहीं नहीं होगा, दो नल पॉइंट। एंड इफ मैग्नेटिक मोमेंट इज अपोजिट टू ये सेम डायरेक्शन, मैग्नेटिक मोमेंट जो मैग्नेट का रखा है वो सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ BH हो। Then two null points are obtained at equatorial points. उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट अगर रखा यहाँ नल पॉइंट मिलेगा। कितने डिस्टेंस तो मिलेगा? तो μ0/4 ठीक है। तो मिलेगा, ऐसा डायग्राम बना लोगे। ठीक है, यहाँ तक एक बार फिर से खड़े हो जाएंगे जरा ऑक्सीजन लेने के लिए। कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं चैप्टर 4 के भी। ठीक है, अब देखेंगे कॉमन डॉट इन चैप्टर 4। क्या देखेंगे? हाँ, आवाज ही नहीं है। क्या देखोगे? जोर से बोलो। पहले भी देखा था, एक दो और दो चार क्वेश्चन देख लिया जाए। बैठ जाओ। 4.21 क्या निकालेंगे? 4.21 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पढ़ो भाई, जोर से पढ़ो इसको। एक्टिव रहो थोड़ा, जब क्लास में हो तो क्लास के लिए एक्टिव रहो। जोर से पढ़ेंगे। स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रॉड, पेज नंबर है 33। नंबर पेज 4.21। Straight horizontal conducting rod of length 0.45 meter and mass 60 gram is suspended by two vertical wires at its end.
A current of 5 ampere is set up in the rod through the wire. What is the magnetic field? What magnetic field should be set up normal to the conductor in order that the tension in the wire is zero? किया था होमवर्क तो दिया होगा तो भाई क्वेश्चन समझो जल्दी इसके करस्पॉन्डिंग डायग्राम ना हो एनर्जी घर में मत छोड़ो अभी भी तो उठाओ पूरा दिन बाकी है इस तरह से एक वायर है इसको ये रॉड है इसको हमने वायर से हैंग कर दिया उस वायर में सेल लगा रखे होंगे वहां से करंट आया तो चला गया अब कह रहा है कि इसमें कितना करंट पास कराएंगे क्या हो जाए टेंशन इसमें जीरो हो जाए मतलब ये अपने आप ही इसका वेट बैलेंस हो जाए तो इसमें वेट फोर्स है उसी को तो टेंशन ने इधर बैलेंस कर रखा था वायर ने इसको बैलेंस किया था वेट को अब अगर इस पे करंट पास कराने से मैग्नेटिक फील्ड में इसका मैग्नेटिक फोर्स ही अपवर्ड इक्वल टू mg एंड अपोजिट हो जाए mg जितना लग रहा है 20 न्यूटन तो मैग्नेटिक फोर्स भी अपवर्ड हो जाए 20 न्यूटन तो ऐसे ही बैलेंस हो जाएगा टेंशन का वैल्यू जीरो हो जाएगा खुद ही बैलेंस हो जाए यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं इसको थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान दें तो ऐसे पता लग जाएगा करंट 5 एम्पीयर सेटअप इन द रॉड थ्रू द वायर करंट 5 एम्पीयर का सेट किया तो ऐसा बैलेंस हो गया इसका मतलब I into L क्रॉस B I into L क्रॉस B वो अपवर्ड होना चाहिए B अगर इधर अप्लाई किया L अगर ये हो अगर B ऐसे अप्लाई किया L ये है तो L क्रॉस B हो जाएगा अपवर्ड ये होगा करंट ये सेटअप किया है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेटअप इन ऑर्डर टू कैंसिल द टेंशन तो भाई मैग्नेटिक फील्ड अगर ये करंट कैरिंग वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होना चाहिए अगर इधर से वायर हो तो इधर होना चाहिए ऐसा होना चाहिए डायरेक्शन कि I into L क्रॉस B L है करंट का डायरेक्शन B है ये तो L क्रॉस B करेंगे तो अपवर्ड आना चाहिए इधर करेंगे तो L क्रॉस B डाउनवर्ड हो जाएगा तो अगर 20 न्यूटन वेट है तो इसको 20 न्यूटन होना चाहिए और इस डायरेक्शन में होना चाहिए कि L क्रॉस B अपवर्ड आए तो अपवर्ड आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा तो I into L क्रॉस B परपेंडिकुलर रखे हैं तो ILB is equal to mg तो ILB is equal to mg करेंगे और इससे हमें B का वैल्यू मिल जाएगा mg अपॉन s इतना टेस्ला का फील्ड अप्लाई करने पड़ेंगे परपेंडिकुलर टू द लेंथ के परपेंडिकुलर अप्लाई करने पड़ेंगे यही लिखना है कितना मैग्नेटिक फील्ड चाहिए फिर पूछ रहा है व्हाट विल बी द टोटल टेंशन इन द वायर इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स कीपिंग द मैग्नेटिक फील्ड सेम एज बिफोर जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था वही रहने दें फील्ड लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर ठीक है तो क्या टेंशन होगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दिया करंट पहले ऐसे चल रहा था I into L क्रॉस B अपवर्ड आ रहा था अब करंट ऐसे हो जाएगा तो I into ये L है ये भी है L क्रॉस B करेंगे डाउनवर्ड हो जाएगा मींस पहले mg जो था तो उसका mg ऊपर लग रहा था अब जो रिवर्स कर दिया तो mg लग रहा है और mg और लगेगा क्योंकि ये तो उतना ही फोर्स लगाएगा फिर डायरेक्शन चेंज किया तो उतना ही फोर्स लगेगा 2mg फोर्स लगेगा तो अब टेंशन टोटल हो जाएगा कितना 2mg पहले था mg तो अब 2mg करंट डायरेक्शन रिवर्स कर दिया ऑन रिवर्सिंग द करंट डायरेक्शन BIL plus mg करें mg plus mg 2mg मिल गया एक और क्वेश्चन है 4.24 पढ़ो जोर से क्या लिखा है 4.24 करते चलो भाई आज का काम खत्म हो कम से कम इसका क्वेश्चन और कर दिया जाए Uniform magnetic field 3000 gauge is established along the positive z direction. Established along positive z direction. 3000 gauge है. Rectangular loop of side दिया हुआ है 10 cm 5 cm carries current 12 ampere. What is the torque on the loop in the different cases as shown? Torque बताने हैं. And what is the force on in each case? And which case correspond to stable equilibrium? Force कितना है और torque कितना है? फोर्स का ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है 3000 गॉज अलोंग पॉजिटिव z डायरेक्शन पॉजिटिव z डायरेक्शन मतलब यहाँ पे z डायरेक्शन अपवर्ड दिखा रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन ठीक है मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड फोर्स बताना है भाई ये करंट लूप है यूनिफॉर्म फील्ड नेट फोर्स जीरो
याद ही नहीं, नोट का पॉइंट भी लिखवाया था। एनी करंट गाइडिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड फोर्स होता है I इंटू एल क्रॉस बी, तो I इंटू डी एल क्रॉस बी करेंगे। क्लोज लूप है तो डी एल मिल करके 0 हो जाएगा। I इंटू 0 क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, फोर्स मिल जाएगा 0। तो नेट फोर्स सब तो क्लोज लूप ही है, चाहे ओरिएंटेशन कुछ भी हो, नेट फोर्स तो 0 होगा, क्योंकि बी क्या है, यूनिफॉर्म है। बी बाहर निकल गया, बी ऐसे बाहर निकल गया, धक्का मार, बी तो बाहर निकल गया। डीएल इंटीग्रेट किए तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ओरिएंटेशन कुछ भी हो, ऐसा फेंक दिया क्लोज लूप को, करंट गाइडिंग लूप को फेंक दिया, यूनिफॉर्म फील्ड है, नेट फोर्स 0। टॉर्क का क्या होगा, तो टॉर्क तो m क्रॉस b होता है। टॉर्क क्या होता है, m क्रॉस b। तो टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b। मैग्नेटिक फील्ड पता ही है, m का वैल्यू तुम्हें देखने पड़ेंगे, m का वैल्यू एंड डायरेक्शन देखने पड़ेंगे। m होता है NIA, n तो एक ही है, एक ही लूप है। I इंटू एरिया है LB, जो भी है एरिया। तो टॉर्क क्या क्या होगा, तो m क्रॉस b, तो m का वैल्यू है I इंटू एरिया, एरिया कितना है, तो लेंथ दिया हुआ है 10 और 5, तो I इंटू LB मान लो है ऐसे, और B और साइन अपना आएगा जो आएगा। तो देखो किस केस में आएगा टॉर्क, किस केस में नहीं आएगा टॉर्क, वो देखने हैं। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग देखेंगे। फर्स्ट वाले केस में बताओ मैग्नेटिक मोमेंट किधर है, डायरेक्शन। फर्स्ट वाले केस का मैग्नेटिक मोमेंट किधर है, एक्स वाई जेड किधर है। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, आंसू मिल के जाना क्लास में, आंसू ये है ऐसे, ऐसे करंट चल रहा हो तो ये है मैग्नेटिक मोमेंट। ये करंट चला तो ये मैग्नेटिक मोमेंट मींस किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। ये है मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड है ऐसे, तो m इधर है और b ऐसे है z डायरेक्शन में, तो ये m है ये b है, तो m क्रॉस b मिलेगा, टॉर्क मिलेगा mb sin 90 डिग्री मिल जाएगा। mb sin 90 डिग्री का टॉर्क मिल जाएगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि m इधर है b इधर है, तो m क्रॉस b करेंगे तो नेगेटिव j कैप की तरफ mb sin 90 डिग्री। इस वाले में बताओ m किधर है, x पे ही है, तो यहाँ m है ऐसे, वैल्यू उतना ही है NIA जितना इधर था, बस खाली शेप चेंज करके इधर पहले वर्टिकल था, इधर वर्टिकल ऐसे हो गए लॉन्ग लेंथ, लेकिन है उतना ही वैल्यू और डायरेक्शन भी वही है। तो m क्रॉस b फिर से वही होगा, ये m है और ये b है, m क्रॉस b करेंगे फिर से इधर मिलेगा, फिर से वही टॉर्क NIA b sin 90 डिग्री। इस वाले में देखो मैग्नेटिक मोमेंट किधर है, मैग्नेटिक मोमेंट है इधर नेगेटिव y एक्सिस पर माइनस j कैप में, और ये m है और ये b है, तो m क्रॉस b करेंगे, m क्रॉस b करने पे इस डायरेक्शन में मिलेगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट इधर हो गया, b इधर है, तो m क्रॉस b करोगे तो क्या मिलेगा, इधर है, m क्रॉस b करेंगे तो ये इस डायरेक्शन दैट इज नेगेटिव x एक्सिस की तरफ मिलेगा। इस वाले केस में फोर्स तो सब में 0 है, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट किधर है, मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे चल रहा है इस डायरेक्शन में है, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये अल्फा एंगल दिया हुआ है, अल्फा एंगल दिया हुआ है, कुछ भी एंगल दिया हुआ है, तो उतने ही एंगल पे इस डायरेक्शन में, अगर ये 30 डिग्री है तो ये इससे 30 डिग्री पे जाएगा। क्योंकि ये इससे 30 डिग्री पे है, इस वाले से 30 डिग्री पे है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा, इस लूप के परपेंडिकुलर जो होगा वो इस वाले से 30 डिग्री में है, इसलिए m इधर है b इधर है, m क्रॉस b करेंगे मिलेगा टॉर्क, मिल जाएगा टॉर्क। इसका मैग्नेटिक मोमेंट को लिखना चाहोगे तो ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया m cos 30 डिग्री i कैप और m sin 30 डिग्री माइनस j कैप, रिजॉल्व करके लिख सकते हो। मैग्नेटिक मोमेंट ये है I इंटू एरिया, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट, ये वाला प्लेन इससे 30 डिग्री बना रहा है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो इससे 30 डिग्री बनाएगा। इसको चाहे तो m cos 30 डिग्री x एक्सिस की तरफ, m sin 30 डिग्री उधर, यानी कि माइनस ऑफ y। लिखने की जरूरत नहीं है किसमें 0 है किसमें नहीं 0 है, ये बताना है तुम्हें। तो ये m क्रॉस b, इसमें टॉर्क 0 नहीं होगा। इस वाले में देखो m किधर है, इधर b है उधर ही है, तो m उधर ही है b उधर ही, इसलिए टॉर्क इसमें 0 हो जाएगा। इस वाले में मैग्नेटिक मोमेंट है इधर,
और बी इधर है, इसलिए इसमें भी टॉर्क 0 हो जाएगा। एक था वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, लेफ्ट हैंड साइड में लिखो। ये याद होगा कि मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड हो और इसमें कोई मैग्नेट को हम लोग ऑसिलेट कराएं, नॉर्थ था साउथ था थीटा एंगल पे है, तो टॉर्क मिलता था m क्रॉस b यानी mb sin थीटा। बट रीस्टोरिंग नेचर ऑफ टॉर्क है, ये टॉर्क का रीस्टोरिंग नेचर है, हेंस टॉर्क का हम लोग लिखते हैं माइनस ऑफ mb sin थीटा। याद होगा, अल्फा निकालेंगे अगर इसमें, क्योंकि ये तो ऑसिलेट करेगा भाई और फाइनली सेट करेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में। स्टेबल इक्विलिब्रियम में m शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ b। स्टेबल इक्विलिब्रियम ये है, नॉर्थ इधर साउथ इधर। तो इस तरह से ये ऑसिलेट कर रहा है। अल्फा का वैल्यू टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस mb अपॉन I इंटू थीटा और वेरी स्मॉल थीटा। याद है, बता दिया था, इसलिए वेरी स्मॉल थीटा के लिए ऐसा होता है। लेकिन तुम्हें पता है कि अल्फा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा और एसएचएम और एंगुलर एसएचएम, इसलिए ओमेगा का वैल्यू मिला था अंडर रूट mb बाई आई। टाइम पीरियड 2 पाई रूट ओवर 2 पाई बाई ओमेगा यानी 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन mb। ये वैसा ही टाइम पीरियड है जैसा उधर होता है डाइपोल में 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन पीई। आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैग्नेटिक ऑसिलेशन और इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का एक ही हाल है, दोनों में टाइम पीरियड आई अपॉन पी आई अपॉन एम बी इस हिसाब से निकलेगा। टाइम पीरियड निकल जाए तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू मिल जाएगा। टाइम पीरियड हमें एक्सपेरिमेंट करके निकालने पड़ेंगे। यहाँ से हो गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम बी। एम का वैल्यू मिल जाएगा 4 पाई स्क्वायर आई डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर बी। स्कूल में हुआ है कि नहीं? स्कूल वाले तो शॉर्टकट मार देते हैं, बोर्ड में आएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है भाई रॉड का, ml स्क्वायर बाई 12। मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई किया हो ये, और ये वाला मेजरमेंट करेंगे, रीडिंग लेंगे इसका टाइम पीरियड का, रीडिंग लेके मीन निकाला हुआ होता है, वैल्यू दिया रहेगा, रीडिंग ऑफ टाइम पीरियड। इससे मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं हम लोग मैग्नेट का। इसमें और भी होते हैं और केसेस बनते हैं इसके, दो मैग्नेट को मिला करके करते हैं, लेकिन वो सब इंटरेस्ट में है, इसमें ज़रूरत नहीं है, सीबीसी में इतना ही काम हो जाएगा। AB is a uniform wire of 15 ohm and length 1 meter. It is connected to a cell E1 of 2 volt. 2 volt से कनेक्ट कर दिया and it is the internal resistance and resistance capital R. The balance point with another cell 75 millivolt is found at 30 centimeter from and height. Calculate the value of R.
ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया था टेस्ट में, ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन था। वाई पोटेंशियोमीटर प्रेफर्ड ओवर वोल्ट मीटर हो, तो बताइए तुम्हें कंपेयर करेंगे, ये ज़्यादा एक्यूरेट रहता है वोल्ट मीटर, तो भाई पहले डिस्चार्जिंग मोड पे लाएगा, वो मेजर करेगा टर्मिनल वोल्टेज, ये ईएमएफ मेजर करेगा, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। एंड ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, वो तो बताइए तुम्हें इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक बार ईएमएफ देखते हैं, एक बार डिस्चार्जिंग मोड में ला करके टर्मिनल वोल्टेज निकालते हैं, यही काम करते थे, तब जाके इंटरनल रेजिस्टेंस निकलता है। लेकिन तुम्हें इस रेजिस्टेंस का वैल्यू चाहिए, तो लॉजिक सोचो, पोटेंशियोमीटर का काम क्या है, जो है या पोटेंशियल डिफरेंस वो बैलेंस कर ले, बस इतना काम है। ये सेल का वैल्यू था कितना 75 मिली वोल्ट, तो 75 मिली वोल्ट को इसने बैलेंस किया है एक्स पे, कितना लेंथ पे 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर पे, इसका मतलब 75 मिली वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। टोटल लेंथ कितना है 1 मीटर, तो 30 पे ये है, तो टोटल 30 पे पोटेंशियल डिफरेंस पता है तुम्हें 75 मिली वोल्ट का, तो पूरे दिन पता लग जाएगा, क्योंकि पोटेंशियोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल यही है, लेंथ जितना लोगे उसके हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो ये 30 सेंटीमीटर पे ये है, तो 30 30 30 90 और 100 सेंटीमीटर में चाहिए, तो हम लोग यूनिटरी मेथड से लिख सकते हैं। 30 पे है 75, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट जो हो गया तुम्हारा, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया ये 75 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाई 30 सेंटीमीटर, ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि 75 मिली वोल्ट 30 पे बैलेंस हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस VAB, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू टोटल लेंथ मिल जाएगा, कितना मिलेगा 250 भाई, 3 टाइम्स तो पहले ही हो जाना है, और ये कितना हो जाएगा 250 मिली वोल्ट पूरे में है। ये वाला कितना है 2 वोल्ट, 2000 वोल्ट, 2000 वोल्ट ये है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू चाहिए तुम्हें, रेजिस्टेंस का वैल्यू भाई, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा ये है, जो कि क्या होगा I इंटू आर, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है I इंटू आर है, तो इसको हम लिख सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करो भाई, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस VAB है जो कि 250 मिली वोल्ट है, दिस विल बी इक्वल टू I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ AB, यही है रेजिस्टेंस ऑफ AB, तो तुम्हें पता नहीं है शायद, दिया है 15 ओम, तो करंट का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं EMF डिवाइडेड बाई R प्लस RAB और इंटू RAB, ये है 250 मिली वोल्ट, इसलिए इसको आगे बढ़ाएंगे 250 मिली वोल्ट, 215 मिली वोल्ट है ये, इज इक्वल टू EMF था 2 वोल्ट, 2 डिवाइडेड बाई R जो कि निकालना है, और RAB था 15 इंटू 15, मिल जाएगा R का वैल्यू, R का वैल्यू नहीं मिल जाएगा, ये पता ही है तुम्हें, ये सब दिया ही हुआ, R का वैल्यू निकालना है, मिल जाएगा R का वैल्यू। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पता है, टोटल का रेजिस्टेंस पता है, मान लो ये रेजिस्टेंस नहीं देता, अभी तो दे दिया है तो सिंपल हो गया, और ये रेजिस्टेंस नहीं भी दिया जा सकता था, अगर ये रेजिस्टेंस नहीं दे तब हमें रेजिस्टेंस R का वैल्यू चाहिए, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस कम से कम तुम्हें मिला 250, कितना मिला 250, ये टोटल था 2000 मिली वोल्ट, 2 वोल्ट मतलब 2000 मिली वोल्ट, उसमें से 250 यहाँ है तो 750 मिली वोल्ट यहाँ है, भाई 2000 मिली वोल्ट में 250 मिली वोल्ट यहाँ है ना, तो बाकी पोटेंशियल डिफरेंस 1750 मिली वोल्ट इधर है, ये कितना वोल्ट है, ये वाला रेजिस्टेंस का वैल्यू तो तब भी चाहिए होगा, क्योंकि IR यहाँ पे मिल गया तुम्हें 750, यहाँ का R का वैल्यू चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस तो मिल गया, फिर IR चाहिए, तो I का वैल्यू के लिए तो ये वाला भी रेजिस्टेंस चाहिए होगा, चलो ये रेजिस्टेंस तो चाहिए, चाहे इससे निकालें या इधर से भी निकाल सकते थे, I इंटू R 1750, लेकिन ये I वाले में फिर इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी EMF डिवाइडेड बाई ER प्लस ER, कोई बात नहीं है, तुम रेजिस्टेंस दिया रहेगा, डेटा दिया हुआ है, चाहे तो इधर से निकाल लें या फिर उधर का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के वहाँ का IR तो भी आप निकल सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी कर सकते हो। चलो एक और, चलो
चलो मान लो ये क्वेश्चन देखते हैं 114। पढ़ो जोर से, क्या लिखा है? 6 वोल्ट बैटरी and series with 5 ohm resistance. कैसे? Determine the EMF of a primary cell which gives balance at 40 cm. ये तो बता दोगे? EMF बताने हैं जो 40 सेंटीमीटर पे बैलेंस हुआ है, निकाल देंगे। EMF का वैल्यू होता है VPQ डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ इनटू बैलेंसिंग लेंथ। लेकिन VPQ कितना है? तो चाहो तो VPQ तो तुम्हें पता नहीं है। ये 5 ओम है और ये कितना है? 10 ओम। तो करंट का वैल्यू निकाल सकते हो इसमें। करंट का वैल्यू के हिसाब से फिर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वही हमारा EMF होगा। देखो इसको दो तरह से निकाल सकते हो। अगर इस फॉर्मूला पे स्टिक करना चाहते हो तो तुम्हें VPQ चाहिए। VPQ कैसे मिलेगा? तो VPQ मिलेगा तुम्हें I इंटू RPQ से, और I का वैल्यू होगा 6 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 15, 5 प्लस 10। ये मिला I का वैल्यू, मिलेगा ना ये I का वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 10। ये है करंट का वैल्यू इंटू RPQ। RPQ क्या 10, ये मिलेगा VPQ। कितना मिल गया? 60 डिवाइडेड बाई 15, कितना? 4 वोल्ट। इसलिए 4 डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई बैलेंसिंग लेंथ 40 सेंटीमीटर है, तो EMF का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1.6 वोल्ट का मिल गया EMF। एक तो ये मेथड हो जाएगा। VPQ हम लोगों ने निकाल लिया I इंटू RPQ करके, 4 वोल्ट आया, उस हिसाब से फॉर्मूला में शिफ्ट किया, ये मिल गया। दूसरा और क्या हो सकता है अप्रोच भाई? और अप्रोच हो सकता है कि हम लोग सीधा निकालें पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाई 40 सेंटीमीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे भाई? चलो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालो, या हमें यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो करंट वैल्यू निकाल लें और यहाँ का रेजिस्टेंस सीधा हो जाएगा वही डायरेक्ट। ऐसे लिखेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं पता है हमें ये लिख देंगे करंट इनटू RPJ। करंट का वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5, और RPJ कितना होगा यहाँ का रेजिस्टेंस? तो 100 में है 10 ओम, तो 40 में क्या होगा? 4 ओम। 100 सेंटीमीटर में है 10 ओम, 40 सेंटीमीटर रो L बाई ए होता है ना भाई रेजिस्टेंस। जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, इसलिए 40 सेंटीमीटर में 4 ओम, 100 में 10 था, इसलिए ये वैल्यू मिल जाएगा। तो कितना मिल जाएगा? वही वैल्यू मिल जाएगा 1.6 तो मिल रहा है, वो मिलेगा। EMF का वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 4 कितना मिलेगा बताओ? कितना हो जाएगा? 1.6 मिलेगा। तो इसलिए किसी के माइंड में स्ट्राइक करेगा नहीं यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो करंट पता लग जाएगा, रेजिस्टेंस पता है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। किसी को होगा कि नहीं भाई वो फॉर्मूला ही जानते हैं, तो फॉर्मूला में भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो ऐसा है, कोई ऐसा रूल नहीं होता कि इस टाइप का करा दिए तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व करेंगे, वो भी ये माइंड में से निकल जाएगा 5 दिन के बाद। चक्कर यह है कि जब तक आप न्यूमेरिकल्स के साथ लगेंगे नहीं ना, तब तक वो आपका होगा नहीं, वो हो ही नहीं सकता। कितना भी मैं बता दूं हर टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व कर दूं आपके सामने सॉल्व होगा, निकल के चला जाएगा। उसमें थिंकिंग नहीं इन्वॉल्व हुआ तो समझो चेक आगे आया और चला गया, साइन ही नहीं मारा तुमने, लिखा ही नहीं अपना नाम, तो कहाँ से आएगा? अपने अकाउंट में नहीं आएगा। वैसे ही है न्यूमेरिकल में, मैं कितना कर दूंगा उससे मतलब नहीं है, आप कितना कर रहे हैं और सोच कितना रहे हैं उस पर मतलब है। घर में स्ट्रगल करने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल में कॉन्फिडेंस आने के लिए स्ट्रगल मांगता है। आप हल्के में जो फिजिक्स को लेना चाहते हैं तो हल्के में नहीं होता है, ऊपर से ही होगा, 70-80% आ जाएगा बोर्ड में। चाहिए कुछ कॉन्फिडेंस तो लगने पड़ेंगे। सर्किट तो सिंपल पोटेंशियोमीटर का वही होता है,
अगर यहाँ का रेजिस्टेंस चेंज करो नल पॉइंट पे कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ का रेजिस्टेंस चेंज करो नल पॉइंट पे चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस अगर बढ़ाओगे तो करंट का वैल्यू कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट का वैल्यू यहाँ कम हो जाएगा, करंट का वैल्यू कम होगा तो जो हमारा ये यहाँ बैलेंस होता था करंट कम हो गया, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो गया। अब इसी को बैलेंस करने के लिए इधर जाना पड़ेगा और ज़्यादा चाहिए तो नल पॉइंट का शिफ्टिंग पे क्वेश्चन आता है, किधर शिफ्ट करेगा नल पॉइंट। क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं तुम्हारे बुकलेट में भी, पोटेंशियोमीटर